हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये हमारा पीजीटी का हमारा चल रहा है और इसके साथ साथ क्या कि भैया लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट मिक्स की चर्चा करी थी। नहीं, प्रोडक्ट मिक्स ब्रांडिंग हो चुका था। आज हम लोग लेबलिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हाँ ठीक है, और एक चीज और इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू सर्च करिएगा और वहां जाके आप चले जाइएगा। इसका सारा जो पीडीएफ है मैं वहीं डाल दे रहा हूं, है ना। चलिए, इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ताकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारा चीज का इंफॉर्मेशन ये क्या करें, मिलता रहे। और इसके साथ साथ क्या करना है, चलते हैं क्लास में, क्लास की शुरुआत करते हैं। नहीं, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कहने का क्या मतलब हुआ कि ब्रांड, आपको तो पता ही कि ब्रांड कोई इमेज, लोगो, स्पेशल ऐसा कुछ कोई चीज था नहीं। ऐसी चीज जो कस्टमर लॉयलिटी को रिप्रेजेंट करता है, नहीं कितने लॉयल हैं आपके कस्टमर, ठीक है। और ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके ब्रांड को डेवलप करने में हेल्प करे, उसको क्या बोलेंगे, ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब उसके 3-4 तरीके के बताई गई है। क्या क्या, आइए एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन। अब लाइन क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिए। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको कोई तरह का इस तरीके का नोटिफिकेशन हमेशा देखते रहना है तो आप टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब आइए लाइन एक्सटेंशन क्या होता है। तो लाइन एक्सटेंशन कहने का मतलब हुआ जब कोई भी कंपनी एक ही प्रोडक्ट का उसके नए फीचर्स लेके आती है, नए फॉर्म्स लेके आती है, नए टाइप्स लेके आती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल, मान लो सनसिल्क का शैम्पू है जो वो पहले डब्बा में आता था, 50 रुपया 100 रुपया ऐसे करके। अब चूंकि गांव में इसकी जरूरत पड़ती है, भाई 50-100 रुपए के शैम्पू वो लोग नहीं खरीद सकते, तो कंपनी क्या करी, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के पाउच में शैम्पू लेके आ गई। ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे लाइन का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स को बढ़ाना, जो सेम वेरिएंट हो उसका साइज, कलर, फॉर्म्स बढ़ा देना। अब सनसिल्क लेके आया शैम्पू, उसके साथ साथ उसने 2 फीचर्स लाया कि एक बालों का झड़ने की वजह से वाला फीचर्स हो गया कि भाई बालों को झड़ रहा है तो ये शैम्पू लगाइए, बाल में रूसी है तो ये लगाइए, और कोई दिक्कत है तो ये लगाइए। तो उसको बोलते हैं लाइन का एक्सटेंशन। बात समझ में आई जी सर? आइए पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ कंपनी एक्सटेंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम्स टू अ न्यू फॉर्म्स, कलर, साइज और फ्लेवर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई बोल रहा है भाई ब्रांड नेम तो पुराना ही रहेगा, नाम सनसिल्क ही है, लेकिन उसके नए फॉर्म्स आए, नए वेरिएंट्स आए, नए कलर्स आए, नए फ्लेवर्स आए ऑफ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? जैसे फॉर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मैगी के अलग अलग वेरिएंट्स आए थे, है ना। पहले मैगी आता था पीला वाला, और अब पैकेट्स में देख लेना अलग अलग वेरिएंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे लाइन का एक्सटेंशन। क्लियर है जी सर? आइए, कह रहा है दिस में भी लो कॉस्ट हो सकता है, लो रिस्क, कम रिस्क हो सकता है। अप्रोच टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लो कॉस्ट और लो रिस्क अप्रोच का के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। और to use up excess capacity, कह रहा है however an overextended brand name might lose its specific meaning, example Coke and its variants of Diet Coke। तो बोल रहा है भाई साहब अपना एक ब्रांड नेम है जो अपनी ये को भी लूज कर सकती है इसकी वजह से। तो एग्जांपल क्या दिया, कोक और उसका वेरिएंट्स, जो अलग अलग वेरिएंट है कोक का वो, ठीक है। तो बेसिकली आपका ब्रांड लाइन एक्सटेंशन कहने का मतलब सिंपल सा, बस यही याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि कोई भी एक प्रोडक्ट का उसके अलग फीचर्स, उसके अलग कलर्स, उसके नया फॉर्म्स आ रहा है सेम ब्रांड नेम के साथ, पुराने ब्रांड नेम के साथ, उसको बोलते हैं आपका लाइन एक्सटेंशन। अब दूसरा है जी ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है ये बात समझिए। देखिए, जब कोई फर्म यूज करता है किसी नए ब्रांड को, है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड का एक्सटेंशन मतलब जैसे अब क्या सर, इसमें नया ब्रांड आएगा? नहीं, ब्रांड वही रहेगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है व्हेन अ फर्म्स यूज एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब ब्रांड नहीं चेंज होगा, ब्रांड वही रहेगा, लेकिन उसके नए प्रोडक्ट आ जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अभी सनसिल्क का मैंने एग्जाम्पल दिया था, सनसिल्क के भी शैम्पू आ रही है, सनसिल्क का साबुन देखा है आपने? नहीं, लेकिन सनसिल्क का अगर साबुन आना शुरू हो जाए तो उसको बोलेंगे ब्रांड एक्सटेंशन, मतलब ब्रांड को बढ़ाना, है ना, उसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। क्लियर है बात? जी सर। देखिए कह रहा है न्यू ब्रांड इज कंबाइंड विद एन एग्जिस्टिंग ब्रांड, द ब्रांड एक्सटेंशन कैन आल्सो बी सब ब्रांड, द एग्जिस्टिंग ब्रांड इज कॉल्ड द पेरेंट ब्रांड, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, पुराना ब्रांड, उसको पेरेंट ब्रांड बोलेंगे। कह रहा है इफ एसोसिएटेड विद द मल्टीपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए फैमिली ब्रांड, तो अगर ये बहुत सारे ब्रांड के साथ मर्ज हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या? फैमिली ब्रांड। उसके बाद आता है मल्टी ब्रांड्स, ठीक है। मल्टी ब्रांड क्या होता है? मल्टी ब्रांड उस ब्रांड को बोलते हैं जब हम नया ब्रांड के नेम के साथ, है उसमें यहाँ ब्रांड नेम अलग हो जाता है। अभी दो जो हमने ऊपर पढ़ा, लाइन और ब्रांड एक्सटेंशन, वहां पे ब्रांड नेम पुराना ही था, है ना, लेकिन जब मल्टी ब्रांड्स की बात करते हैं तो यहाँ ब्रांड नेम क्या हो जाता है? नया रहता है, प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं। बात समझ में आई? प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं लेकिन ब्रांड नेम जो वो नया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी मल्टी ब्रांड्स। क्लियर है? आइए जी। और उसके बाद है न्यू ब्रांड्स। न्यू ब्रांड्स होते हैं भाई एकदम नया वाला, नया प्रोडक्ट, नया नाम, उसको बोलते हैं न्यू ब्रांड्स। चार चीजें एक बार फिर क्लियर करा दूं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इस चार्ट में सब कुछ दिया गया, ध्यान समझिएगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सॉरी एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है लाइन एक्सटेंशन। एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ब्रांड एक्सटेंशन। फिर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के साथ नया सॉरी न्यू ब्रांड नेम, एक ये देखिए, ये वाला देखिएगा, न्यू ब्रांड नेम के साथ आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड। और एकदम ये देखिएगा नया, ये यहाँ वाला, यहाँ और ये यहाँ मैच करेगा, ये न्यू ब्रांड, नया प्रोडक्ट और नया ब्रांड नेम, जब ये मिलता है इसको बोलते हैं क्या? न्यू ब्रांड्स। क्लियर है बात? फिर से एक बार समझा दूं, देखिए फिर से, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है ये ब्रांड नेम, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है तो उसको बोलते हैं लाइन का एक्सटेंशन। जब एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है और न्यू प्रोडक्ट है तो उसको बोलते हैं ब्रांड का एक्सटेंशन। लेकिन वही चीज देखिएगा, ब्रांड नेम क्या है? एकदम नया है। मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, हाँ सर, देखिए जब एकदम ब्रांड नेम न्यू ब्रांड होगा और उसके साथ ये वाला न्यू ब्रांड होगा और ये वाला एग्जिस्टिंग, ये होगा न्यू ब्रांड नेम और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड। और अब आ जाइए यहाँ पे, ये नया ब्रांड नेम भी होगा और नया प्रोडक्ट कैटेगरी भी होगा, उसको बोलते हैं न्यू ब्रांड्स। क्लियर है बात? जी सर। मैं लिख दूं क्या? लिख दूं, ये देखिए लाइन एक्सटेंशन, इसमें क्या था जी? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, ठीक है। फिर उसके बाद है, आ जाइए ब्रांड एक्सटेंशन। यहां क्या है सर? यहां ब्रांड एक्सटेंशन की अगर बात करें तो न्यू प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग ब्रांड है, ठीक है। उसी तरह से मल्टी ब्रांड में आ जाइए। मल्टी ब्रांड में क्या था जी सर? मल्टी ब्रांड की बात करें तो प्रोडक्ट न्यू है, प्रोडक्ट है ना, यही है ना? नहीं सर, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है? एग्जिस्टिंग है, और ब्रांड जो है वो न्यू है। बात समझ में आई? और न्यू ब्रांड्स में तो दोनों नया है, न्यू ब्रांड्स में बोथ न्यू। बात समझ में आई? जी सर। तो ये काम है। आइए अब जो बचा उसको बोलते हैं क्या? नेक्स्ट, अब पैकेजिंग। तो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी समझ में आ गई, चार तरह की, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड्स, और एक क्या था? एक था सर न्यू ब्रांड्स, ठीक है जी। अब आ जाइए पैकेजिंग पे चलते हैं। तो भाई साहब जब ब्रांडिंग हो गई तो पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए ना। जैसे पैकेजिंग बेसिकली ऐसी होनी चाहिए आपको देख के प्रोडक्ट खरीदने का मन कर जाए, है ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं अरे यार कितनी खूबसूरत लग रहा है, चलो खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अभी किसी एक मार्केट में गया था, मुझे वो एक नमक रखने का डब्बा आता है, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा था, मैंने उसको तुरंत परचेज कर लिया। क्यों? उसकी पैकेजिंग देख के, है ना। तो वो सारा चीज, तो क्या कह रहा है? इन सिंपल वर्ड्स पैकेजिंग कैन बी रेफर्ड टू एज आउट लेयर ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नहीं ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, छोड़िएगा। कह रहा है क्या कि सिंपल वर्ड पैकेजिंग कैन बी रेफर टू आउट लेयर ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का आउट लेयर है, बाहर का पार्ट। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल, तो एक फोन है ना, ये फोन, ये देखिएगा, इस फोन को देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं ये फोन। अब ये फोन ऐसे आता है? नहीं सर, इसके बाहर के फीचर्स होते हैं। तो बाहर वाला जो लेयर होता है उसको क्या बोलेंगे सर? पैकेजिंग बोलेंगे। कह रहा है क्या
प्राइमरी पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी आउटर एनवायरनमेंट। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जब भी हम प्रोडक्ट को हार्म करने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है व्हेन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इट नीड्स टू बी पैक्ड प्रॉपर्ली। बिल्कुल सही बात है कि जब भी प्रोडक्ट बनता है तो ये जरूरत होती है कि क्या हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पैक करें, सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, अदरवाइज प्रोडक्ट में गेट डिस्ट्रॉयड। तो बोल रहा है इसे क्यों हमें ऐसा करना पड़ा है, ताकि प्रोडक्ट को अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़े, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना पड़े, तो हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, बर्बाद ना हो, है ना। सो पैकेजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो पैकेजिंग क्या बोला, प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनाने के बाद रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इजी हैंडलिंग, सॉरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू दी प्रोडक्ट। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, पैकेजिंग के। आई फिलिप कोटलर ने क्या बोला है पैकेजिंग के बारे में, ये देखिएगा। कह रहा है पैकेजिंग इज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर पूरा प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करना और उसका कंटेनर तैयार करना, प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। ये फिलिप कोटलर ने कहा है, बहुत अच्छे राइटर हैं, है ना, इनकी भी बुक से बहुत सारी चीजें ली गई है। तो कह रहा है पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस व्हेन अ मटेरियल, प्लास्टिक, पेपर, स्टील इज रैप्ड अराउंड द प्रोडक्ट टू मेक इट सेलेबल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी डैमेज। बिल्कुल बात सही है कि पैकेजिंग का एक प्रोसेस है जहां पे हम मटेरियल को प्लास्टिक से, पेपर से, स्टील से रैप करते हैं उसके चारों ओर और उसको सील करते हैं ताकि हम उसको डैमेज से बचा सकें। कह रहा है पैकेजिंग आल्सो हेल्प्स डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, पैकेजिंग की वजह से तो हमें मतलब आइडेंटिफाई करने में इजी होता है, डिस्प्ले लगाने में इजी होता है। तो ये था पैकेजिंग, बहुत सिंपल है। उसके बाद कह रहा है डेफिनेशन ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, उसमें अपना एक स्टैम्प चिपका देना। कह रहा है लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड इनेबल्स द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो क्या करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है। कह रहा है इट इज अ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट इज बॉन्ड टू द प्रोडक्ट for recognition and provides the detailed information about the product. कह रहा है customer make the decision easily at the point of purchase seeing the labeling of the product। जैसे कोई भी आप नाइकी का शू लेते हो तो आपको जब भी ऐसे दिख जाएगा ना तो आपको पता चलता है ये तो नाइकी है ना। तो और भी इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और उसके आपके लेबल से देख के आप पता लगा लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्या डिफरेंस देख लेते हैं पैकेजिंग और लेबलिंग में। देखिएगा क्या बोल रहा है, मीनिंग, पर्पस और यूज, ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है पैकेजिंग, कह रहा है इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग पैकेज, कंटेनर, रैपर और फॉर अ प्रोडक्ट। तो किसी प्रोडक्ट के लिए रैपर, पैकेज, कंटेनर डिजाइन करना, बनाना, वो सारा प्रोसेस क्या पैकेजिंग कहलाता है। और लेबलिंग कह रहा है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग ए लेबल फॉर अ प्रोडक्ट। तो किसी प्रोडक्ट के लिए कोई लेबल डिसाइड करना, कोई इमेज करके उसको ये कर देना, लेबल डिसाइड करना, डिजाइन करना, क्रिएट करने का प्रोसेस लेबलिंग कहलाता है। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए जो हम काम यूज करते हैं, पर्पस उसका वही है कि भाई उसको प्रोटेक्ट कर दे। और लेबल का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ लेबल इज टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना, ये किसका काम है, लेबल का काम है। कह रहा है यूज अ पैकेज ऑफ फैसिलिटेट यूजिंग द प्रोडक्ट। एक पैकेज है, प्रोडक्ट यूज कहाँ है, पैकेज फैसिलिटेट यूजिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करने के लिए पैकेज फैसिलिटेट करते हैं। कह रहा है लेबल डज नॉट फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट। लेबल की वजह से आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का यूज फैसिलिटेट नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया था जी आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, है ना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है, अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनता कैसे, है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता कैसे। ये पेन बना, क्यों बना, ये बहुत सारे कैमरास बने, मेरे सामने कैमरा क्यों बना, लाइट क्यों बने, कैसे बने, है ना। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक फेज होता है। प्रोडक्ट को डेवलप करना कैसे है, प्रोडक्ट बनाना कैसे है, उसका एक फेज होता है और उस फेज की चर्चा करनी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है 110%। ऊपर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पूछा गया है, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। मार्केटिंग में मैं बिना पूछा हुआ क्वेश्चन बट टच ही नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट सबसे पूछा गया। तो आइए, तो कह रहा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है। आप सोचिए कि पहले प्रोडक्ट बनेगा कैसे, उसके लिए सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ी चल जाएगा, हजारों लाखों प्रोडक्ट ऐसे पड़े हुए हैं। तो ऐसे तो इतना आसान तो है नहीं कि भाई आप गए और प्रोडक्ट बेचे और बिक गया, पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए आपको
बहुत सारा प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आइए पहले पढ़ते हैं, फिर मैं अपने तरीके से और भी और अच्छे से समझा दूंगा। तो कह रहा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के लिए क्या है? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ही नहीं तो मार्केटिंग किसकी करोगे? सिंपल। तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोल रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बहुत ही क्रिटिकल और उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी मार्केटिंग का फाउंडेशन जो होता है वो क्या है? प्रोडक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेस है। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज नोन बाय इट्स प्रोडक्ट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा अपने प्रोडक्ट के बेस पर जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपना लाइव देता हूँ, अगर आपको यहाँ अच्छा चीज सीखने को नहीं मिलेगा, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, इट मींस इट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। इट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। और अगर ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं आप देखोगे नहीं। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन नेट वाला भैया अगर हम जाना जाएगा तो टीचिंग की वजह से जाना जाएगा कि भैया वहां अच्छी टीचिंग होती है, चीजें समझ में आती है, इस वजह से। इसलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? उसके प्रोडक्ट से जाना जाता है। सो द प्रोडक्ट शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट इज एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। बिल्कुल सही बात बोला। बोला कि प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए कि भाई वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सके। अगर कस्टमर का नीड सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर कहेगा प्रोडक्ट, फिर कौन रखेगा? फिर तो गया, फिर तो वही लाइन प्रूनिंग की समस्या आ जाएगी। प्रोडक्ट को छाटो हटाओ, नहीं चल रहा है दुकान में। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते हैं। बात समझ में आई? जी सर। सो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग वो भी बहुत जरूरी है। इनोवेटिव आइडियाज एंड कॉस्ट, ये सारी चीजें डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट के टाइम में लगानी पड़ती है। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज टेक्स वन थिंग, कंसीडर दैट द प्रोडक्ट विल क्रिएट अ ब्रांड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, सो द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिसाइड द फेथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जान होती है और वो एक इमेज क्रिएट करता है। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, आप जरूर शेयर करोगे, है ना। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको ये सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे अपना कंटेंट पे भरोसा है। मुझे पता है कि आप, अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा, आपके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर पाऊंगा, तो आप डेफिनेटली ये आप शेयर करोगे 110%। लेकिन अगर मैं समझा नहीं पाया तो गया। तो इसीलिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही कह रहा है कि वही आपका फेथ डिसाइड करेगा, वही आपका फिर प्रोडक्ट ही आपका सारा कुछ डिसाइड करेगा कि आप मार्केट में कितना दिन चलेंगे। चलिए, सो तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट मे गो विद फॉलोइंग स्टेजेस। तो पहला जो काम होता है वो होता है आइडिया जनरेशन का। आइडिया जनरेशन मतलब, अब सोचिए आपके पास बहुत सारा आइडिया, ठीक है, ठीक है, आप सोच रहे हैं। पहले तो आइडिया तुरंत नहीं मिल जाता ना, सोचना पड़ता है। तो आप थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके बहुत सारे आइडियाज आएंगे, है ना। निकल के एक एक से देखेंगे, एक एक को समझेंगे, तो वो आइडिया जनरेशन करना पड़ता है सबसे पहले। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस विद द आइडिया जनरेशन। जनरेट करो आइडिया, कौन कौन सा आइडिया होगा उसको लेके आओ अपने पास, इकट्ठा करो। तो कह रहा है आइडिया जनरेशन मींस द फाउंडेशन ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट कंपनी इज लुकिंग फॉर। तो बोल रहा है आइडिया जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि फाउंडेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फाउंडेशन क्या है, आप कंपनी, जो आपकी कंपनी है किस चीज के लिए बना रही है, क्या बना रहे हो आप, व्हाट इट वांट्स टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस क्या करना चाहती है, टू विच मार्केट सेगमेंट कंपनी वांट्स टू सर्व, और आप किस मार्केट सेगमेंट को सर्व करना चाहते हो, बेचना चाहते हो प्रोडक्ट। तो ये तीन चीजें क्या क्या कि व्हाट कंपनी इज लुकिंग फॉर, कौन सी कंपनी के मतलब आप बनाना चाहते हो, कौन सा चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, और कौन सा सेगमेंट में आप एंटर करना चाहते हो। ये क्या, ये आइडिया जनरेशन का आपका एक तरीका है कि आप इससे पता लगा सकते हो। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप क्रिएटिव थिंकर नहीं हो तो आप सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे तो आइडिया जनरेशन होगा नहीं। इनोवेटिव आइडियाज, कह रहा है ये सब जरूरी है। At this stage should try to collect the all possible ideas it may get. All ideas should be considered. The process of idea collection can start within the organization. ये बहुत बढ़िया चीज बोला इन्होंने। बोलो क्या बोला? बोला भाई साहब जितना आइडियाज आ रहा है पहले आने दो, क्योंकि आइडिया जनरेशन बहुत जरूरी है। अगर आइडियाज आएंगे तो फिर उसमें से हम छाटना शुरू करेंगे कि भाई ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा। तो फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। तो अब आते हैं आइडिया स्क्रीनिंग पे। आ गया ना कि अब मेरे पास बहुत सारे आइडिया होंगे, अब सब पे तो हम काम नहीं कर सकते, हमारा फोकस तो एक पे हो सकता है। जी सर, जैसे मैं नेट पढ़ा रहा हूं तो भी नेट वाले भैया पे फोकस दूं। हाँ जी सर, तो क्योंकि मुझे नेट निकलवाना है आपका। जी सर, तो ये मेरा क्या हो गया, पहले मेरे दिमाग में ये अभी आया था, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा आया था, लेकिन मैंने फोकस कर दिया नेट पे। तो ये हो गया क्या, आइडिया जनरेशन कर लिया था। बहुत सारा आइडिया है, उसमें मैंने आइडिया को स्क्रीनिंग कर दिया, छाट दिया बहुत सारे आइडिया को। तो इसको बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। देखिए कह रहा ऑल द आइडियाज दैट हैव बीन जनरेटेड द फर्स्ट स्टेज शुड बी फर्दर डेवलप्ड
एट स्क्रीनिंग स्टेज फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड। तो जो स्क्रीन का स्टेज है उसमें क्या क्या करना पड़ता है ये बात बताया गया है। एट द स्क्रीनिंग स्टेज फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप ऑल दोज आइडियाज with which an organization wants to go ahead, then examine ideas certain parameters like a consumer preference, need, profitability, product. After examining the ideas, the organization should prioritize the idea, ranking of idea, and then finally evaluate and compare all the ultimately decide which of the ideas should be kept and which of the idea needs to be dropped at this stage। तो ये बात बोल रहा है भाई साहब एकदम सिंपल समझिएगा। कह रहा है एट द स्क्रीनिंग स्टेज, जब स्क्रीनिंग स्टेज की बात आएगी तो आप ऐसे ही क्यों छाट दोगे, मतलब ऐसे जैसे तैसे नहीं छाटोगे ना, उसका कोई बेस तो होगा छाटने का कि ये आइडिया मैं ले रहा हूं ये आइडिया नहीं ले रहा हूं, तो उसका कोई बेस तो होगा। तो वही ये कह रहा है कि फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन को एक डेवलप करना चाहिए था बहुत सारा आइडिया, और उस आइडिया में आगे बढ़ना चाहिए, और उन आइडियाज को एक पैरामीटर पे रख के, चाहे वो कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेस पर हो, नीड के बेस पर हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा प्रॉफिट के बेस पर हो या प्रोडक्ट के बेस पर हो, आपको छाटना चाहिए। और उन सारे आइडियाज को एग्जामिन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसको प्रायोरिटाइज करे, रैंक दे उस आइडियाज को, और फाइनली इवैल्यूएट करके कंपेयर करके तब अल्टीमेटली डिसाइड करे कि मेरा ये आइडियाज हो चुका है। अब क्या कह रहा है, कह रहा मार्केटर बेसिकली नीड्स टू असेस आंसर द सर्टेन क्वेश्चंस लाइक, बोटा मार्केटर को असेस करना चाहिए कि ये सारा क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या, कि विल कंज्यूमर लाइक दिस प्रोडक्ट, क्या कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को पसंद करेगा, विल इट बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये प्रॉफिटेबल वेंचर होगा कि नहीं होगा, विल इट सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर, क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ये तीनों क्वेश्चन पूछेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा मार्केटर्स शुड स्क्रीन द ईच आइडिया अगेंस्ट द सर्टेन स्टैंडर्ड्स लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स, प्रोबेबिलिटी, कस्टमर नीड एंड, तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्क्रीनिंग करने के टाइम में ये सारे स्टैंडर्ड्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आइडिया स्क्रीनिंग भी हो गई, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मतलब जो आइडिया आपने लेके आया अब उसको डेवलप करो। अच्छा कह रहा है आफ्टर द स्क्रीनिंग द आइडिया ऑर्गेनाइजेशन विल चूज द आइडिया विच इट वांट्स टू गो अहेड। बोल रहा है इसके स्क्रीन कर लिया आइडिया, छाट लिए सब आइडिया, अब उसमें से जो आपने ए को चुना उसको लेके आगे बढ़िए, है ना, जो लेके कहता है देन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको जरूरत है कि प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लें। एट दिस स्टेज द फर्म नीड्स टू डिस्कस एंड डिसाइड certain things like who will be target market। तो अब आपको यहाँ पे एसटीपी करना है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो गया। अब आप सेगमेंट बांटो कि भाई इस सेगमेंट में हम जाएंगे, फिर टारगेट क्या होगा और उसके बाद उसकी पोजिशनिंग कर दो। एसटीपी फर्स्ट फार्मूला है। तो हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितना डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होगी। इट इज नेसेसरी टू डिस्कस द आइडिया विद एवरीवन टू नो अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो बोल रहा है ये बहुत जरूरी है कि आप सबके साथ पहले शेयर करें, डिस्कस करें ये आइडिया कि क्या ये जरूरी है या नहीं है, इसको कितना लाइक आते हैं कितना डिसलाइक आते हैं। ऑफकोर्स ये बात है ना, हमको लग रहा है बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन भाई जब लोग के पास के बोले फालतू है, बेकार एकदम, है ना, चलता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको डिस्कस जितना आप करोगे, जितना आप नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख के चलोगे, आगे आपको उतना ही दिक्कत नहीं होगा। एट दिस स्टेज एक्चुअल प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड, और यहाँ पे जो नया एक्चुअल प्रोडक्ट है वो डेवलप्ड होगा। उसके बाद होती है कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग। अब क्या है, कह रहा है it is necessary that every organization should go for this stock। बिल्कुल सही है, इसलिए बोल रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेप फॉलो करे ही करे। कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए जरूरी नहीं कि वो हमेशा आप टेस्टिंग करो। जैसे मैगी जब आई थी ना, तो शुरू में ना हर स्कूल्स में जाके मैगी, आपने खाया, पता नहीं आपने खाया कि नहीं, मैंने तो खाया था, एकदम बड़ा वाला जो होता है ना, इतना बड़ा वाला, तो उसमें बनाया गया था और सब बच्चों को टेस्ट कराया गया था फ्री में, है ना, वो कैंपेन था, मजा आता था। खैर, तो कह रहा है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज अ ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट का ट्रायल टेस्ट करा के देखते हैं कैसा है, टू चेक द रिस्पांस ऑफ द कस्टमर के रिस्पांस को देखने के लिए ये स्टेज को यूज किया जाता है। कह रहा है बिफोर लॉन्चिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट इन द मार्केट द ऑर्गेनाइजेशन में वांट टू चेक द रिस्पांस ऑफ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द मार्केट। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में गए, चेक किया क्या प्रोडक्ट सही है या नहीं, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। ट्रायल स्टेज, फील्ड सर्वे, पर्सनल इंटरव्यू कैन बी द यूज्ड टू असेस द वैल्यूएबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बात फील्ड सर्वे से भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू लेके भी हो सकता है। बात समझ में आई। उसके बाद हम करते हैं बिजनेस एनालिसिस। कह रहा है इट इज एसेंशियल टू चेक द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बात इकोनॉमिक वायबिलिटी भी चेक करना जरूरी है। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू असेस द वेदर द फाइनेंसेस फॉर द वेंचर वुड बी अवेलेबल और नॉट। हाँ, बात सही है कि हमने सोचा कि बिजनेस तो ये, चलो ये चीज बिजनेस कर लेंगे, है ना, हाँ ये बिजनेस कर लेंगे, और बिजनेस करने के बाद बिजनेस करने के सोचे ही थे, पता चला इसमें प्रोडक्ट पैसा जो लग रहा है 5, 10, 50 करोड़ लग रहा है, मूल लटक जाएगा, नहीं हो पाएगा बिजनेस, छोड़ देते। तो वो भी ध्यान देना है कि बिजनेस एनालिसिस करिए कि क्या इसमें क्या क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लगना है, कितना पैसा आपको
चाहिए। कह रहा दिस स्टेज कॉल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बात बहुत जरूरी है कि ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना होगा, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट का बेनिफिट एनालिसिस करना होगा कि कॉस्ट ज्यादा कि बेनिफिट, उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर भी आपको चेक करते रहना होगा। ये है बिजनेस एनालिसिस। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं फिर आप करेंगे मार्केट टेस्टिंग। बोलता है बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट टेस्टिंग इज अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया इज रिक्वायर्ड। with this will be give a chance to organization to the check if there is any defect in the product. If there is any defect in the product, it should be removed from the product in this stage only. दोनों में फर्क है सर। अभी आपने बोला था कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, एक बोला मार्केट टेस्टिंग। क्या होता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग सिर्फ थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है, लेकिन मार्केट टेस्टिंग प्रैक्टिकल है, किसी प्रैक्टिकल या फिर प्रोडक्ट बन जाने के बाद की टेस्टिंग है वो। तो ये मार्केट टेस्टिंग अलग बिल्कुल। और लास्ट में हम जो है तब कर देते हैं क्या, कमर्शियलाइजेशन। मतलब आप प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, ऑल स्टेजेस देख लिए। कह रहा है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल स्टेजेस फाइनली प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड इन द मार्केट एंड द मार्केटर डिसाइड्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टारगेट मार्केट एंड टारगेट प्राइस। तो ये फाइनल स्टेज है, आप मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, आपको ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी वगैरह देखना पड़ेगा। चलिए इसको मैंने लिख के रखा है, इसको ध्यान से रखिएगा, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहले क्या, आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फिर मार्केटिंग। हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। क्वेश्चन टेस्टिंग के बाद हम बिजनेस एनालिसिस में आ गए थे ऊपर, लेकिन एक ये भी स्टेज होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की, कैसे स्ट्रेटजी हम डेवलप करें मार्केट के लिए, मार्केटिंग करने के लिए कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट हिट कर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद होता है बिजनेस एनालिसिस, फिर होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर टेस्ट मार्केटिंग, और तब जाके कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। बात समझ आए। तो ये है न्यू प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट का स्टेज। अब एक जो और चीज बता हुआ है जिससे क्वेश्चंस इतनी बार पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, मतलब हर चीज का अपना, हम ही लोग क्या हमेशा थोड़ी जिंदा रहेंगे, हम लोग भी क्या होगा भाई 60 साल 65 साल 70 साल बाद ऊपर आग में जला दिए जाएंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसी तरह से हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, कितना साल हो जाएगा। तो मार्केटिंग में कितना साल वो अलग बात है, जिएगा यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग में क्या देखना है कि उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज क्या, ग्रोथ स्टेज क्या, मैच्योरिटी और डिक्लाइन क्या। शुरुआत में प्रोडक्ट जब बन के आया तो इंट्रोडक्शन स्टेज, जब बहुत बिकने लगा ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसकी चर्चा हमें करनी है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। आइए बेसिकली मैंने 2 चार्ट इसमें रखा है, बहुत बहुत डिटेल्ड है, इसी में से आपको हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज वो होता है जहां प्रोडक्ट बन के आता है, जहां पे सेल्स बहुत ही कम होते हैं, कस्टमर कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे शुरुआत में फाइनेंशियल लॉसेस भी होने के चांसेस होते हैं, है ना। इनोवेटिव कस्टमर्स होते हैं, मतलब यहाँ जो कस्टमर खरीदेगा ना वो एकदम नया कस्टमर होगा, नया चीज ट्राई करने वाला होगा, वही कस्टमर करेगा। कह रहा है यहाँ पे कंपटीटर्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम फ्यू होते हैं। ग्रोथ स्टेज में जैसे ही आप आ जाएंगे ना तो प्रोडक्ट के तो इंक्रीजिंग सेल्स आपका बढ़ने लगेगा, कॉस्ट पर कस्टमर कम होते रहेगा, है ना, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कॉम्पिटिटर्स भी आपके इंक्रीज होने लगेंगे। मैच्योरिटी वो स्टेज है जहां मैक्सिमम पीक पर होते हैं। कह रहा है पीक सेल्स है, कॉस्ट पर कस्टमर एकदम लो हो जाएगा, लोवेस्ट, प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मास मार्केट हमारे पास होगा और स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, एक नाम बन जाएगा आपका और फिर कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। डिक्लाइन फॉलिंग स्टेज, ये तो सबसे लास्ट वाला स्टेज होता है जहां पे आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे दबने लगता है, कॉस्ट पर कस्टमर लो हो जाता है, प्रॉफिट गिरने लगता है, कस्टमर बेस कम हो जाता है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉल कर जाता है, गिरता है ना। तो ये वो स्टेज है। तो ये क्या हो गया, ये आपका 4 स्टेज हो गया लाइफ साइकिल। अब देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे से दिया गया है कि स्ट्रेटजीज क्या, ठीक है, उस बेसिस पर इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट का क्या रोल है, प्राइस का क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस, और एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन यानी कि इसका क्या रोल है। तो आइए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चारों का रोल बताया गया है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन के बेस पर। इसको देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को करेंगे खत्म। चलिए इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने क्या बोला, प्रोडक्ट के लिए ऑफर है बेसिक प्रोडक्ट का ऑफर करता है, प्राइस, यूज कॉस्ट प्लस, कोई भी प्राइसिंग यूज मेथड यूज कर सकते हैं आप, कॉस्ट प्लस यहाँ यूज किया है। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्ड अ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है यहाँ पे, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड अमंग अर्ली एडॉप्टर्स एंड डीलर्स। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, और सेल्स प्रमोशन में हैवी सेल्स प्रमोशन
एंटाइज क्या करना है, एंटाइज ट्रायल करना है। तो ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज में आप ये कर सकते हैं। ग्रोथ में क्या करेगा, ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन एंड सर्विस, यहाँ प्रोडक्ट का एक्सटेंशन होगा, बढ़ाएगा प्रोडक्ट, है ना। उसका प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट, यहाँ पे प्राइस बहुत कम करेगा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी अपनाएगा, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन अपनाएगा और बिल्ड करेगा अवेयरनेस, ठीक है ना, मास मार्केट होगा, रिड्यूस करेगा एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर डिमांड, तो क्योंकि कंड्यूस यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होगा तो सेल्स का प्रमोशन भी कम कर देगा। फिर देखिए मैच्योरिटी में क्या होता है, डाइवर्सिफाई ब्रांड, यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मॉडल्स, अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करो, प्राइस करना होता है वो कंपटीटर्स को मैच करने के लिए बस उतना ही करना पड़ता है, और ये मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस ब्रांड एंड डिफरेंसेस बेनिफिट्स, इंक्रीज टू स्विच, ब्रांड स्विचिंग की बात यहाँ पे, ठीक है, बात आती है कि भाई तुम उसका प्रोडक्ट छोड़ो मेरा प्रोडक्ट खरीदना शुरू करो। और डिक्लाइन का फेज होता है जहां पे हम बहुत वीक हो जाते हैं, प्राइस भी कम कट हो जाता है, सेलेक्टिव अप्रोच में आ जाते हैं और रिड्यूस कर देते हैं आपका, ठीक है ना, हार्ड को लॉयल जो कस्टमर वो रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं। तो ये बात 4 स्टेज में है, कोई भी प्रोडक्ट का कितना स्टेज, 4 स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्राइसिंग डिसीजन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।